मेरा नाम सत्यवीर है और मेरा काम है जीवन और मृत्यु के बीच की अंतिम कड़ी को संभालना। मैं एक एम्बुलेंस चालक हूं। ये डरावनी घटना मेरे साथ वर्ष 2001 में हुई थी, जब तक मैं इस पेशे में लगभग 4-5 साल बिता चुका था। इतने वर्षों में मैंने अनगिनत बीमार कराहते लोग देखे थे और अगणित लाशों को उनके अंतिम ठिकाने तक पहुंचाया था। इंसानों की चीखें, उनका रुदन और मौत की ठंडी हकीकत, ये सब बार बार देखने से मेरा दिल पत्थर हो चुका था। अब इन बातों का मुंह पर कोई खास असर नहीं होता था, लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ इतना भयानक हुआ कि जीवन और मृत्यु को देखने का मेरा पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। वो अनुभव इतना डरावना था कि मैंने उसके बाद कभी अकेले रात में एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर कदम नहीं रखा। उस दिन शाम का धुंधलका अजीब तरह से घना था। जैसे ही दिन की आखिरी रोशनी बुझ गई, चारों ओर एक भारी बेचैन कर देने वाला सन्नाटा छा गया। मैं अस्पताल के बाहर अपनी एम्बुलेंस को पार्क करके उसी में बैठा था। दिन भर कोई इमरजेंसी कॉल नहीं आई थी, इसलिए मेरी आंखें भारी हो रही थीं। घड़ी में ठीक 7:30 बजे थे। मैंने समय देखने के लिए जैसे ही मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल चमक उठी। मैंने कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ से एक गंभीर, थकी हुई आवाज सुनाई दी। सत्यवीर, मैं डॉक्टर रमेश बोल रहा हूं, तुम तुरंत दफ्तर आ जाओ। कहानी आगे बढ़ाने से पहले दिल से एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग बड़े क्रिएटर्स को लाखों सब्सक्राइबर्स देते हो और ये अच्छी बात है, लेकिन हम जैसे छोटे क्रिएटर्स जो रात भर जागकर एक एक लाइन लिखते हैं, हमारी बस एक ही उम्मीद होती है कि सुबह उठकर कोई ये कहे, भाई तुम्हारी कहानी कमाल थी। सच बोलूं, आपके एक सब्सक्राइब से मेरी कमाई नहीं बढ़ती, लेकिन मेरा हौसला जरूर बढ़ जाता है। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखना, ताकि अगली कहानी में आपका नाम सुनकर मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी। चलिए अब कहानी वापस शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर रमेश की आवाज पहचान गया। वह अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक थे। उनका बुलावा मिलते ही मैंने एक पल की भी देर नहीं की। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को लॉक किया और अस्पताल के अंदर उनके दफ्तर की ओर बढ़ गया। मैं बाहर निकला ही था कि डॉक्टर रमेश मेरे पास आ गए। उनके चेहरे पर थकान और चिंता का मिश्रण था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उन्होंने दबी आवाज में कहा, सत्यवीर, एक जरूरी काम है। तुम्हें अभी इसी वक्त एक लाश लेकर जाना होगा। मैं थोड़ा हैरान हुआ। सामान्यतः अंतिम संस्कार के लिए परिवार आता है और कोई न कोई सदस्य हमारे साथ जाता है, लेकिन डॉक्टर की बात का लहजा सुनकर मैं समझ गया कि मामला कुछ गोपनीय और गंभीर है। मैंने कोई सवाल किए बिना पूछा, सर, कहाँ जाना है? डॉक्टर साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी पकड़ में एक बेचैनी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, देखो, एक आदमी की अभी कुछ देर पहले दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। सब कागजी कार्रवाई हो चुकी है। उनका परिवार गरीब है और गांव बहुत दूर है, यहां आने की स्थिति में नहीं है, इसलिए तुम्हें ही शव पहुंचाना होगा। वो मेरे पुराने जान पहचान के लोग हैं। रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। कागजात मैंने तैयार कर ली हैं, बस तुम्हें रवाना होना है। उन्होंने मुझे कागजात का एक बंडल और साथ ही एक कागज का फटा हुआ टुकड़ा थमाया जिस पर पता लिखा था। मैंने उसे पढ़ा और समझ गया कि यह जगह काफी दूर है, शायद 3 घंटे का सफर। रात में अकेले इतनी दूरी तय करना थोड़ा अजीब और डरावना था, खासकर जब कोई साथी ना हो। मेरा सहायक अशोक दोपहर को ही एक आपातकालीन कॉल के लिए दूसरी एम्बुलेंस के साथ गया हुआ था, इसलिए मुझे उस लाश के साथ अकेले ही जाना था। मैं बिना देर किए मुर्दाघर की ओर बढ़ गया। जरूरी कागजात दिखाकर मैंने एम्बुलेंस को गेट के पास लगाया। 2 वार्ड बॉय तुरंत आए और लाश को स्ट्रेचर पर रखा और उसे सावधानी से एम्बुलेंस के अंदर लाद दिया। लाश एक अधेड़ उम्र के आदमी की थी, शायद 40-45 साल का। चेहरा पीला पड़ चुका था और सख्त था। उन्होंने स्ट्रेचर को मजबूती से लॉक किया और ऊपर से सफेद चादर डाल दी। सब कुछ सेट करने के बाद मैंने एम्बुलेंस का दरवाजा बंद कर दिया। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा, ईश्वर का नाम लिया और इंजन स्टार्ट किया। एम्बुलेंस आगे बढ़ने से पहले मैंने एक नजर चारों तरफ देखा। अस्पताल का अहाता धीरे धीरे खाली हो रहा था और रात की खामोशी बढ़ रही थी। मुझे भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी।
ये एक ऐसा एहसास था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरे मन में एक ठंडी लहर दौड़ी, जैसे आज की रात किसी साधारण रात जैसी नहीं होगी। मैं अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। शहर के ट्रैफिक को पार करने के बाद जैसे ही एम्बुलेंस हाईवे पर पहुंची, मैंने रफ्तार बढ़ा दी। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। सड़क के दोनों किनारों पर सिर्फ घने पेड़ ही पेड़ थे। बीच बीच में दूर दराज की कुछ दुकानों की धुंधली झलक दिख रही थी। करीब आधा घंटा बीत चुका था। मैंने रेडियो ऑन किया और हल्की आवाज में एक पुराना गीत बजने लगा। मैं खुद को शांत रखने के लिए गुनगुनाने लगा। एम्बुलेंस के अंदर लाश की महक और दवाइयों की मिश्रित गंध फैली हुई थी। यह गंध मेरे लिए नई नहीं थी, इसीलिए मुझे कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी। तभी अचानक एक अजीब बात हुई। मेरा सारा ध्यान सामने की ओर था और मैं लगभग 70-80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। हेडलाइट की तेज रोशनी में सड़क साफ दिखाई दे रही थी। अचानक मेरी नजर सड़क के बीचों बीच खड़ी एक आकृति पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे वह कहीं से अचानक प्रकट होकर मेरे सामने खड़ी हो गई हो, क्योंकि मैंने उसे पहले नहीं देखा था। वह आदमी ठीक रास्ते के बीच में खड़ा था। उसे बचाकर निकलने की कोई जगह नहीं थी। उसे देखते ही मैंने जोर से ब्रेक लगाया। टायरों की एक दर्दनाक चीख गूंजी और रात का सन्नाटा टूट गया। मेरा पूरा शरीर झटके से आगे की ओर झुका। उस पल मेरा दिल इतनी तेजी से धड़का कि लगा जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। घबराहट में मैंने आंखें बंद कर लीं, ये सोचकर कि शायद वह आदमी गाड़ी के नीचे आ गया हो। कुछ सेकंड तक मैं वैसे ही बैठा रहा। जब सब कुछ शांत हुआ तो मैंने कांपते हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोला। मेरा पूरा शरीर डर से भरा था। मुझे पूरा यकीन था कि कोई भयानक हादसा हो गया है। पर जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा और सामने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सड़क पूरी तरह खाली थी। हेडलाइट की रोशनी जहां तक जा रही थी वहां तक सब सुनसान था। न कोई इंसान, न कोई निशान। मैंने घबराकर गाड़ी के चारों तरफ देखा, नीचे झुककर भी देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने साफ साफ देखा था कि कोई आदमी गाड़ी के सामने खड़ा था। उसका चेहरा, उसकी वेशभूषा सब आंखों में ताजा था। तो फिर वह गया कहां? क्या वह अचानक गायब हो गया था या मैंने कुछ गलत देखा? मैंने मन को समझाने की पूरी कोशिश की। शायद यह थकान थी। शायद किसी पेड़ की परछाई या झोंके को मैंने इंसान समझ लिया होगा। मैं ड्राइविंग सीट पर वापस बैठ गया, पानी की बोतल निकाली और लगभग आधी एक ही सांस में पी गया। माथे का पसीना पोंछकर एक गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम था। पर डर अब भी दिल के किसी कोने में छुपा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि यह बस उस भयानक रात की शुरुआत थी या आगे और भी कुछ होने वाला था। मैंने एम्बुलेंस फिर से चालू की और आगे बढ़ा। इस बार मेरी नजरें सड़क पर टिकी थीं, पर मेरे कान एम्बुलेंस के पीछे की ओर लगे थे, जहां उस अधेड़ उम्र के आदमी की लाश रखी थी। पहले झटके से उबरकर मैंने फिर से रफ्तार पकड़ी, लेकिन एक अजीब सा डर दिल में घर कर गया था। करीब 10-15 मिनट ऐसे ही बीत गए। मैं धीरे धीरे उस घटना को मन से निकालने की कोशिश कर रहा था। सोच रहा था कि बस 2 घंटे और फिर मैं पहुंच जाऊंगा और लाश को परिवार को सौंपकर सुरक्षित वापस लौट जाऊंगा। उसी वक्त अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर गिर पड़ी हो। इतनी जोर से आवाज आई कि मेरा दिल उछलकर गले तक आ गया। पहला ख्याल आया कि शायद स्ट्रेचर का लॉक खुल गया होगा और लाश जमीन पर गिर गई होगी, लेकिन वह आवाज बहुत ही भारी और अजीब थी। मैंने देर नहीं की, गाड़ी को किनारे रोका, इंजन चालू रखा और जल्दी से उतर गया। मेरे माथे पर फिर से पसीना उभर आया। डर और बेचैनी दोनों ने मेरी हालत खराब कर दी थी। आसपास देखकर मैंने कांपते हाथों से एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खोला, अंदर झांका और जो देखा उससे मेरा दिमाग घूम गया। अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक था। स्ट्रेचर अपनी जगह पर लॉक था और उस पर वही सफेद चादर से ढकी लाश पड़ी थी। कुछ भी हिला नहीं था। तो फिर ये आवाज किस चीज की थी? मैंने साफ सुना था कि कोई भारी चीज गिरी थी और वो आवाज भी मेरे ठीक पीछे से आई थी। मैंने दरवाजा झट से बंद किया। खट की आवाज आई, मतलब लॉक ठीक से लग गया था। मैं ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर बैठने वाला था, फिर से एक आवाज आई, जैसे पीछे का दरवाजा दोबारा खुल गया हो।
मैं तुरंत पलटा और जो देखा उससे मेरा खून जम गया। वह दरवाजा जो मैंने अभी अभी बंद किया था, वह अब पूरा खुला हुआ था। हवा में उसका पल्ला हल्का हल्का हिल रहा था। अब डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था। यह अब कोई भ्रम नहीं था। मैं खुद दरवाजे को खुलते हुए देख सकता था और मैं जानता था कि वह दरवाजा भारी है और मैंने उसे लॉक किया था, तो वह अपने आप कैसे खुल सकता है। मैं धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। लाश के ऊपर से सफेद चादर खिसक कर नीचे एम्बुलेंस के फर्श पर गिर चुकी थी और उस लाश का पीला और सूजा हुआ चेहरा अब पूरी तरह खुल चुका था। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब मैंने दरवाजा पहली बार बंद किया था तब तो चादर लाश के ऊपर ठीक से पड़ी थी। एम्बुलेंस भी रुकी हुई थी, कोई झटका भी नहीं लगा था। डरते डरते मैंने लाश के चेहरे की तरफ देखा और उसे देखते ही मेरी सांस थम गई। अपने 5 साल के करियर में मैंने सैकड़ों लाशें देखी थीं। एक्सीडेंट में कुचले हुए, सड़े हुए, आग में जले हुए चेहरे, लेकिन कभी किसी ने मुझे इतना अंदर तक डराया नहीं था। इस चेहरे में कुछ अलग था। उसकी आंखें थोड़ी सी खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन की कोई झलक नहीं थी। उसके होंठ मुड़े हुए थे, जैसे वह बेहद गुस्से में हो, और उसका जबड़ा इतना तनावपूर्ण था कि लगता था वह किसी भी पल फट पड़ेगा। उसके पूरे चेहरे पर गहरी नफरत और गुस्से की छाप थी, जैसे वह अभी उठेगा और पूछेगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। एक मरे हुए इंसान के चेहरे पर इतना जीवित गुस्सा मैंने कभी नहीं देखा था। उस पल मुझे लगा, इस लाश में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल सामान्य नहीं है, कुछ बहुत डरावना। मैं हूं कैलाश, एक गरीब आदमी जो अपनी जमीन बचाने के लिए सेठों से लड़ता रहा और अंततः दिल के दौरे से मरा नहीं। मुझे झड़ दिया गया था। उस डॉक्टर रमेश ने मेरे चचेरे भाई के साथ मिलकर मेरी जायदाद हड़पने के लिए मुझे मारा। उन्होंने मुझे यहां इस धातु के बक्से में बंद कर दिया है ताकि मैं उनके पाप का गवाह न बन सकूं। मेरी आत्मा अभी भी इस शरीर में फंसी हुई है, बदला लेने की आग में जल रही है। मैं इस चालक को नहीं छोड़ूंगा। यह मुझे उनके पास लेकर जा रहा है। हर कोई जो मेरे हथियारों की मदद करेगा वह सजा पाएगा। मुझे पता है वह मेरी नफरत महसूस कर रहा है। यह चादर, यह झूठ है। मैं इसे फेंक दूंगा। मेरी चीख, मेरी नफरत इस एम्बुलेंस को नरक में बदल देगी। मैं वहां एक पल भी खड़ा नहीं रह पाया। शरीर कांप रहा था, पर हिम्मत जुटाकर मैं एम्बुलेंस के अंदर गया। फर्श पर पड़ी चादर उठाई और कांपते हाथों से उस लाश के चेहरे को ढक दिया। मैं नहीं चाहता था कि उस खौफनाक चेहरे को एक पल के लिए भी और देखूं। चादर डालते ही मैं लगभग भागते हुए बाहर आया और पीछे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इस बार सिर्फ बंद ही नहीं किया, हैंडल पकड़कर कई बार हिलाया ताकि पक्का हो जाए कि अब यह आसानी से खुलेगा नहीं। फिर मैं सीधा ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गया। मेरा गला सूख गया था, दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे समझ आ गया था कि मैं किसी बहुत बुरी चीज के चक्कर में फंस गया हूं। इस लंबी सुनसान सड़क पर जो कुछ हो रहा था वह न कोई इत्तेफाक था, न ही मेरा वहम। मैंने आसपास कहीं भी ध्यान नहीं दिया, बस एक्सलरेटर पर पैर रख दिया। एम्बुलेंस गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ी। मेरा अब बस एक ही मकसद था कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाना है और उस लाश को उसकी मंजिल पर पहुंचाना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली डर तो अब शुरू होने वाला था। मैं स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए आगे अंधेरे में देखता रहा। कानों में अब भी वह भारी धपक की आवाज गूंज रही थी और आंखों के सामने वही गुस्से से तना मरा चेहरा घूम रहा था। उस चेहरे को देखने के बाद मेरी हालत कैसी थी यह मैं शब्दों में नहीं बता सकता। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन दिमाग बहुत तेज चल रहा था। मैं जानता था कि अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ना ही होगा। मैंने गाड़ी की स्पीड लगभग 2 गुनी कर दी और तब मुझे लगा जैसे कि आसपास का अंधेरा जिंदा हो गया हो। ऐसा लग रहा था कि सड़क के दोनों ओर पेड़ों के पीछे से कोई मुझे घूर रहा है। मैंने स्टीयरिंग इतनी कसकर पकड़ी थी कि उंगलियों में दर्द होने लगा था। एक ही ख्याल था, गाड़ी किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए। जो भी हो जाए मुझे बस चलते रहना है। करीब 10-15 मिनट लगातार चलने के बाद मैं एक मोड़ पर पहुंचा।
वहां से एक रास्ता दाईं तरफ गांव की तरफ जा रहा था। और तब मुझे याद आया, यही वह शॉर्टकट था जिसके बारे में मैं सोच रहा था। उस रास्ते से जाऊं तो आधा पौना घंटा आसानी से बच जाएगा। पर दिक्कत यह थी कि वह रास्ता पूरी तरह सुनसान था। दिन में भी वहां शायद ही कोई जाता होगा, और रात में तो वह जैसे मौत का इलाका हो। न कोई घर, न दुकान, बस मीलों तक जंगल और दूर दूर तक फैले खेत। एक पल के लिए मैं झिझक गया। इस हालत में क्या उस सुनसान रास्ते पर जाना सही होगा? पर दिल में एक डर भी था कि जितना जल्दी हो सके इस लाश से पीछा छुड़ा लेना बेहतर होगा। और समय बचाने की लालच में मैंने एक निर्णय लिया। मैंने भगवान का नाम लिया और दाईं ओर मुड़कर एम्बुलेंस उस अंधेरी सुनसान सड़क पर चढ़ा दी। जैसे ही मैं अंदर गया, लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। पक्की सड़क खत्म होकर अब उबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता शुरू हो गया था। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ ऐसे झुके हुए थे, लगता था जैसे मैं किसी अंधेरी सुरंग से गुजर रहा हूं। चांद की रोशनी पत्तों के पार नहीं जा पा रही थी। वहां सिर्फ हेडलाइट की रोशनी थी, और वही मेरा सहारा थी। करीब 10-15 मिनट और बीत गए। मैं गाड़ी धीरे और संभाल कर चला रहा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि इंजन की आवाज के अलावा वहां कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक फिर वही आवाज आई। इस बार कुछ अलग थी। एम्बुलेंस के पीछे जहां लाश रखी थी, वहां से लगातार मुझे ठक ठक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लोहे की रॉड या भारी चीज से जमीन पर बार बार मार रहा हो। वह आवाज सुनकर मेरा दिल बैठ गया। डर पूरे शरीर में फैल गया। पीछे तो सिर्फ वह लाश थी, तो फिर यह आवाज कौन कर रहा है? अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने गाड़ी सड़क के एक किनारे रोक दी। इंजन चालू था और मैं ड्राइविंग सीट के पास वाली उस छोटी सी खिड़की से पीछे झांक कर देखने लगा, जहां से एम्बुलेंस का पिछला हिस्सा दिखता है। अंदर हल्का अंधेरा था, लेकिन जितना दिख रहा था सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। सफेद चादर में लिपटा वह शव स्ट्रेचर पर बिल्कुल स्थिर पड़ा था। वहां कोई हरकत नहीं थी। तो फिर यह आवाज कहां से आ रही थी? मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गाड़ी रोकी, आवाज बंद हो गई। फिर से गहरा सन्नाटा फैल गया। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब की बार मैं गाड़ी से उतरकर पीछे जाकर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। तभी उस गुस्से से भरा चेहरा मुझे मेरी आंखों के सामने नजर आने लगा और मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। खुद को संभालने के लिए मैंने एक कोशिश की। मेरी ड्राइविंग सीट के नीचे मैं हमेशा देसी शराब की एक बोतल रखता था, लंबी यात्रा में थकान मिटाने या दिमाग हल्का करने के लिए। मुझे पता है कि यह ठीक नहीं है, लेकिन उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने एक हाथ में स्टीयरिंग पकड़ा और दूसरे हाथ से सीट के नीचे से वह बोतल निकाली। जल्दी से ढक्कन खोला और 2-3 घूंट गले से उतार दिए। जलन भरी तीखी तरल चीज गले से उतरते ही शरीर में एक झटका सा लगा। सोचा, अब शायद डर कुछ कम हो जाएगा। शराब से हिम्मत बढ़ती है, अब शायद मुझे कुछ डरा नहीं पाएगा। मैंने फिर ध्यान सड़क पर लगाया। यह रास्ता बहुत सुनसान था। जब से इस रूट पर आया था, मैंने बस एक मोटरसाइकिल को गुजरते हुए देखा था। कोई गाड़ी नहीं, कोई आदमी नहीं, और चारों तरफ बस एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे वहां की हवा तक रुक गई हो। मैं एम्बुलेंस चला ही रहा था कि अचानक मेरी नजर आगे की सड़क पर जम सी गई। हेडलाइट की रोशनी में मैंने जो देखा, उससे मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। सड़क के बिल्कुल बीच में, मेरी एम्बुलेंस से करीब 50-60 गज दूर, सफेद कफन में लिपटा एक शव खड़ा था। हां, वह एक लाश थी, सिर से पैर तक सफेद कपड़े में ढकी हुई। बिल्कुल बीचों बीच इस तरह खड़ी थी जैसे किसी ने जानबूझकर मेरा रास्ता रोका हो। आसपास कोई इंसान नहीं, कोई गाड़ी नहीं। सुनसान अंधेरी सड़क के बीचों बीच एक लाश। वह नजारा इतना डरावना था कि मेरी शराब का नशा एक पल में उतर गया। दिमाग एकदम से ठंडा पड़ गया। मैं स्टीयरिंग पर झुक गया और भारी सांसें लेने लगा। अब मेरी आंखों के सामने 2 लाशें थीं, एक एम्बुलेंस के अंदर और एक बाहर। और वह जो बाहर वाली थी, वह मेरे रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। मुझे समझ आ गया था कि मैं किसी खतरनाक जाल में फंस चुका हूं। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं सिर झटककर होश में आने की कोशिश की, दोनों हाथों से आंखें रगड़ी, पर नहीं। मैंने जितनी बार भी देखा, वह लाश वहीं थी और हेडलाइट की रोशनी में वह साफ दिखाई दे रही थी।
सफेद कफन के कपड़े में लिपटी, सड़क के बीचों बीच, बिल्कुल शांत और स्थिर। अब डर ने मेरे पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया था। मैं साफ महसूस कर रहा था कि वहां कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये कोई सिर्फ लाश नहीं है, ये कोई जाल है, कोई छलावा। और उस पल मेरे अंदर की आवाज चीखने लगी, सत्यवीर, भाग जा यहां से, अभी भाग जा, नहीं तो मर जाएगा। मैं जानता था कि अगर मैं यहीं रुका तो मैं मर जाऊंगा। मैंने गाड़ी फिर से गियर में डाली और एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। एम्बुलेंस एक जोर की आवाज करते हुए आगे बढ़ी। अब दिमाग में एक ही बात चल रही थी, कुछ भी हो मैं रुकूंगा नहीं। सामने जो भी है उस चीज के ऊपर से गाड़ी निकाल दूंगा। एम्बुलेंस की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। मेरी नजरें उसी सफेद कपड़े पर जमी थीं। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगता था कि पसलियां फट जाएंगी। जैसे जैसे गाड़ी करीब पहुंची, वह शरीर जरा भी हिला नहीं। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल टायरों के नीचे किसी चीज के दबने की भारी धप जैसी आवाज आई। मेरा पूरा शरीर कांप गया और तभी मेरे कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। वह चीख इतनी तेज और डरावनी थी कि लगा मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वह चीख एम्बुलेंस के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आई थी, मेरे पीछे की ओर से, जहां उस अधेड़ उम्र के आदमी की लाश पड़ी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी जिंदा इंसान के ऊपर गाड़ी चला दी हो और उसकी दर्द भरी चीख मेरे एम्बुलेंस के अंदर गूंज रही हो। मेरे दिमाग ने काम करना जैसे बंद कर दिया था। मेरे हाथ पांव अब जोर जोर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने एक्सेलरेटर से अपना पैर नहीं हटाया। मुझे पता था कि अगर मैं रुका तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। मैंने आसपास देखे बिना सिर्फ सामने देखते हुए गाड़ी चलाने लगा। मैंने एम्बुलेंस को एक पल के लिए भी नहीं रोका। अब मुझे लगने लगा था कि जैसे मैं नरक के रास्ते पर गाड़ी चला रहा हूं। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने साइड मिरर की तरफ देखा। जहां तक नजर जा सकती थी सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। उस सफेद कपड़े में लिपटा शरीर जैसा वहां कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे की सड़क को अंधेरे ने निगल लिया हो। मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग गया। मैं बड़ी सांसें ले रहा था और मेरे कानों में अब भी वह भयानक चीख गूंज रही थी। मैं अपनी मंजिल से सिर्फ 30-35 मिनट दूर था। यह शॉर्टकट का रास्ता लगभग खत्म होने वाला था और कुछ दूर आगे जाने पर मैं मेन सड़क पर निकल जाऊंगा। यही सोचकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन मेरी यह सोच गलत थी। रात की सबसे डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली घटना अब भी बाकी थी। मैं अपने आप को एक झूठी तसल्ली देते हुए गाड़ी चला रहा था कि अचानक एम्बुलेंस की छत पर जोर से आवाज आने लगी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कुछ लोग छत पर कूद रहे हों। धम धम की आवाज थी और उस भारी आवाज से पूरी एम्बुलेंस कांप रही थी। मुझे लगा शायद वह छत टूटकर मेरे सिर पर गिर जाएगी। जैसे ही मुझे यह आवाज सुनाई दी, मेरे अंदर के डर ने हद पार कर दी। मेरे उस डर को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। मेरी सारी हिम्मत अब एक पल में टूट चुकी थी। मुझ में अब हिम्मत नहीं थी कि मैं गाड़ी रोककर देखूं कि छत पर कौन है। मैं डर के मारे उस आवाज से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे लगा कि जैसे मुझे अपनी बाईं साइड की खिड़की के पास अंधेरे में एक धुंधली सी शक्ल दिखाई दी हो। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दो बड़ी बड़ी आंखें और एक अजीब सी शक्ल उस आईने के पास उभर आई हों। अब उस तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं थी, पर फिर भी मैं अपने मन को रोक नहीं पाया। कांपते शरीर और नम आंखों से मैंने खिड़की की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वहां कोई था जो बाहर से मुझे देख रहा था। उसकी मौजूदगी को मैं अपनी त्वचा पर महसूस कर रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने चुपचाप भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। मैंने हनुमान चालीसा बड़बड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरे होंठ हिल नहीं रहे थे। छत से आती वह डरावनी आवाज अभी तक रुकी नहीं थी। फिर मैंने मन ही मन में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर आने तक गाड़ी नहीं रोकूंगा। मुझे अच्छे से पता था कि रुकने से मेरी जान को खतरा होगा। ये बुरी चीज मुझे रोकने के लिए सब कुछ कर रही है। और तभी अचानक जैसे यह सब शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक छत पर हो रही कूद फांद की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। चारों ओर डरावना सन्नाटा छा गया। लेकिन इस सन्नाटे से मुझे कोई आराम नहीं मिला, बल्कि डर और भी ज्यादा बढ़ गया।
मेरा मन यही कह रहा था कि यह सन्नाटा शायद किसी और भयानक घटना की शुरुआत है, और जैसे मैंने सोचा था वही हुआ। एम्बुलेंस के अंदर, जहां वह लाश रखे थे, वहां से मुझे गहरी भारी रोने की आवाज आने लगी। ये रोना किसी आम आदमी का नहीं था। आवाज इतनी दर्दनाक और भयानक थी कि मेरे शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। पीछे से किसी के रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। पहले तो लगा कि जैसे कोई हल्की सिसकियां ले रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ही वो सिसकियां एकदम दर्द भरी चीख में बदल गईं। वो आवाज इतनी तेज और चुभने वाली थी कि मुझे लगा मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। घबराहट में मैंने दोनों हाथों से अपने कान बंद करने की कोशिश की और फिर गाड़ी हिलते ही स्टीयरिंग को फिर से संभाला। और तब मुझे उस चीख के बीच एक भारी गहरी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई सीधा मेरे कान के पास आकर बोल रहा हो, तूने मेरे ऊपर से गाड़ी चलाई, क्या तुझे यह लगता है कि तू आज जिंदा घर पहुंच पाएगा? हंसी, और यह सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। सांस रुक सी गई। मैं अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। क्या वह जो सड़क में बीच में खड़ा था वह सच में लाश थी? और यह सोचते ही मेरे शरीर का हर हिस्सा ठंडा पड़ गया। डर से मैं जड़ हो गया। मुझे लगने लगा कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है। वह भूतिया चीज मुझे मारने वाली है। तभी मुझे सामने मेन रोड की रोशनी नजर आने लगी। मतलब बस कुछ ही दूरी बाकी थी, लेकिन मेरे अंदर के डर ने मुझे ऐसे जकड़ रखा था कि मुझे लगा जैसे वो थोड़ी सी दूरी मैं कभी पार ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी एम्बुलेंस पर किसी ने बहुत भारी बोझ डाल दिया हो। पूरा एक्सेलरेटर दबाने के बाद भी मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि धीरे धीरे उसकी रफ्तार और कम होती जा रही थी। मैं समझ गया कि कोई बुरी ताकत मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। मैं लगभग बेजान सा हो गया था। मेरे दिमाग ने काम करना तक बंद कर दिया था। मैं बस किसी मशीन की तरह स्टीयरिंग पकड़े बैठा था। मेरी एम्बुलेंस किसी अदृश्य ताकत से लड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। जब मैं लाश के घर से करीब 10-15 मिनट की दूरी पर आ गया, तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। न वहां रोने की आवाज थी, न कोई हलचल थी। पूरा माहौल एकदम से सन्नाटे में बदल गया। वहां इतनी खामोशी थी कि मुझे अपने दिल की धड़कन तक साफ सुनाई दे रही थी। यह अचानक आई चुप्पी मुझे और भी डरावनी लगने लगी। मैं जानता था कुछ तो होने वाला है। तभी अचानक धड़म की आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज गिर गई हो। वह आवाज एम्बुलेंस के अंदर से आई थी। मेरा दिल एकदम से उछल पड़ा। क्या वह लाश स्ट्रेचर से गिर गई थी? मैंने डरते हुए गाड़ी की रफ्तार धीमी की और सीट के पास लगे छोटे कांच से पीछे झांका। और मैंने जो देखा उसे देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो स्ट्रेचर खाली था और वह सफेद कपड़े में लिपटी लाश अब एम्बुलेंस की लंबी साइड पर बैठी थी, ऐसे जैसे वह कोई जिंदा इंसान बैठा हो। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उससे भी डरावनी चीज स्ट्रेचर की हालत थी। वह पूरी तरह मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने गुस्से में पकड़कर उसे तोड़ दिया हो। उस पल मेरे शरीर की सोचने की ताकत खत्म हो चुकी थी। स्टीयरिंग बार बार हाथ से छूट रहे थे। मैं बस भगवान का नाम लिए जा रहा था। डर इतना ज्यादा था कि आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं बस प्रार्थना किए जा रहा था कि किसी भी तरह उस लाश को मैं घर पहुंचा दूं और मैं बच जाऊं। मैंने अपना ध्यान हटाया और आखिरकार कांपते हुए आधी बेहोशी की हालत में मैं उस पते पर पहुंच गया। मेरे सामने एक पुराना मिट्टी का घर था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। घर के बाहर तब कोई नहीं था। मैंने गाड़ी रोकी, मोबाइल निकाला और अस्पताल से मिले उस नंबर पर कॉल किया। पहली ही रिंग पर एक लड़के ने फोन उठाया। उसकी आवाज सुनकर ही मुझे लगा कि वह दुख में है। मैंने कहा, मैं एम्बुलेंस से बोल रहा हूं, मैं आपके घर के सामने पहुंच गया हूं। वह बोला, हाँ, क्या आप आ गए हैं? हम भी बाहर आ रहे हैं। मैंने फिर कहा, जल्दी आइए, जल्दी बाहर आ जाइए। और इतना कहकर मैंने कॉल काट दी। मैं एक पल भी उस एम्बुलेंस के साथ नहीं रुक सकता था। मैंने दरवाजा खोला और तुरंत बाहर निकल आया। थोड़ा दूर, करीब 10-12 कदम जाकर मैं खड़ा हो गया। उस गाड़ी के पास रहना भी मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं घर की तरफ देख रहा था, इस उम्मीद में कि कोई बाहर आ जाएगा। तभी पता नहीं क्यों इस बार फिर से मेरा ध्यान उस एम्बुलेंस की तरफ चला गया, और वहां देखते ही मेरा दिल जैसे रुक सा गया। जहां पर कुछ देर पहले मैं बैठा था ड्राइविंग सीट पर, अब कोई और बैठा था, जैसे पूरी तरह काले रंग की परछाई जैसा वह कोई इंसान हो।
उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक काला आकार था, एक काली परछाई, और वह सीधा सामने देख रहा था, बिना किसी हरकत के। मैं लगभग 10 कदम दूर था, लेकिन डर से अब मेरा दम घुटने लगा था। मैंने चीखना चाहा, पर मेरी आवाज गले में ही अटक गई, और तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श के साथ ही मेरा पूरा डर एक चीख के साथ बाहर निकला। मैंने जोर से कहा, हे भगवान! और यह कहते हुए मैंने पलट कर देखा कि मेरे पीछे एक जवान लड़का खड़ा है। शायद यह वही लड़का था जिसे मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था। मेरे डर से भरी चीख सुनकर वह काफी हैरान होकर मुझे देखने लगा, और इसी बीच उस घर से एक और उम्रदराज आदमी बाहर आ गया। तब लड़के ने मुझसे पूछा, आपको क्या हुआ? आप अचानक ऐसे क्यों चिल्लाए? मैंने हड़बड़ाते हुए कांपती आवाज में जवाब दिया, अरे, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं सोच नहीं पा रहा था। बात पूरी करने से पहले ही मेरी नजर एम्बुलेंस की तरफ चली गई, लेकिन अब ड्राइविंग सीट बिल्कुल खाली थी। वह काली परछाई, वह आकृति वहां से गायब थी। फिर मैंने उससे कोई बात नहीं की। समझ गया कि अगर मैं उन्हें कुछ बताऊंगा तो वह मुझे पागल समझेंगे। मैंने जल्दी से उस आदमी और उस लड़के की मदद से उस लाश को नीचे उतारा, लेकिन जब मैंने एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खोला तो मैं एक बार फिर से दंग रह गया। लाश उस मुड़ी हुई स्ट्रेचर पर नहीं, बल्कि बिल्कुल नए और साफ सुथरे स्ट्रेचर पर थी, ठीक वैसे जैसे अस्पताल से उठाई थी। और तब मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि मैंने इन्हें कुछ कहा नहीं तो ये सच में मुझे पागल समझ लेते। फिर मैंने किराए के पैसे लिए और बिना एक पल रुके वहां से आगे निकल गया। फर्क बस इतना था कि इस बार मैंने उस श्रापित शॉर्टकट की जगह लंबा लेकिन जाना पहचाना रास्ता चुना, पर फिर भी पूरे रास्ते भर मेरा शरीर कांपता रहा। मेरी आंखों के सामने बार बार वही मरा हुआ चेहरा उभर रहा था, वह सफेद कफन में लिपटी हुई आकृति जो सड़क के बीच में खड़ी थी, और ड्राइविंग सीट पर बैठी वह काली परछाई। उस रात के बाद कई महीनों तक मैं एम्बुलेंस नहीं चला पाया, लेकिन पेट पालने के लिए आखिरकार मुझे फिर से उसी पेशे में लौटना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर मैंने रात में कभी अकेले एम्बुलेंस नहीं चलाई, खास करके दूर दराज के रास्तों पर।